यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने ग्रोथ से, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। मैं आगे समुदाय से स्टार्ट कर देता हूँ। तो समुदाय के संबंध में मैंने कुछ स्टार्टिंग की चीजें बताई थी। इसका फॉर्मेट बताया था कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन और मीनिंग इसका कॉमन ही रहता है। इसके आवश्यक जो तत्व है वो अलग से आपको 2 या 7 मार्क्स में पूछ सकता है। और मीनिंग 2 मार्क्स में पूछ सकता है। लक्षण 2 या 7 मार्क्स में। प्रकार 2 या 7 मार्क्स में। ये लगभग हो गया था मेरे ख्याल से। इसके बाद समुदाय की मीनिंग के बारे में हम लोग कह रहे थे। ये समुदाय का सामान्य अर्थ है ना। 2 तरीके से अर्थ मैंने इसमें बताए हैं। सामान्य अर्थ, समुदाय का सामान्य अर्थ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी वर्ड हम पढ़ते हैं या उसके बारे में लिखते हैं तो उसके शब्द से हम जो है अर्थ निकालते हैं ना। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका जो शब्द होता है उससे हम जो है उसका मीनिंग या अर्थ निकालते हैं। तो इसका जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिटी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये कम्युनिटी में एक्चुअली 2 इन्वर्टेड कॉमास है। ये गलत रहता है ना, ध्यान रखें, सिंगल ही लगता है। तो मैंने करेक्ट करवाया था, अगली स्लाइड में होगा मेरे ख्याल से। कभी भी किसी एक वर्ड में डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया जाता। आप लोग हिंदी में भी पढ़ते होंगे, पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा। जो सेंटेंस होता है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहता है ना। विराम चिन्ह में होगा मेरे ख्याल से ये, है ना। तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा है, मतलब गलत ये लिखा है। इसमें लगेगा सिंगल, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, आपको काम आएंगी अदर सब्जेक्ट में। लैटिन शब्द हैं कम और म्यूनिस, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। इसको हम थोड़ा और अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें तो ऐसे हम कह सकते हैं समुदाय कम्युनिटी। हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है ना। हिंदी मीडियम में देवनागरी में इनको लिखना होता है, इंग्लिश टर्म को भी। तो 2 वर्ड है इसमें, एक है कम और दूसरा है म्यूनिस। कम का मतलब है एक साथ, है ना। कम का मतलब एक साथ है। और म्यूनिस का मतलब है सेवा करना, एक साथ। और म्यूनिस का यहाँ लिख देंगे सेवा करना। इन दोनों का मिलाकर के अर्थ हो गया, यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, एक साथ सेवा करना। ये जो है समुदाय या कम्युनिटी का मीनिंग है। ये सामान्य अर्थ है। समुदाय से आशय एक साथ मिलकर सेवा करने से है। ये जो है एक सामान्य अर्थ मैंने बताया है। लेकिन ये अर्थ आप जो है अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो ये नहीं लिखेंगे। 2 नंबर में आपको ये अर्थ लिखना है जो नीचे लिखा हुआ है समाजशास्त्री अर्थ के अंतर्गत। अब इसमें स्टूडेंट मेरे पास कल आए थे तो उन्होंने तो ये बोला है कि ये जो इसमें भी सिंगल लगेगा, है ना। सिंगल इन्वर्ट कॉमाज रहेगा।
उसमें हमने बोला था कि ये थोड़ा सा बड़ी हो रही हैं, जो मीनिंग आप सर बता रहे हैं तो बड़ी हो रही हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आपको समझने के लिए पहले बड़ी मीनिंग जो है पढ़ना पड़ेगी, है ना। डायरेक्ट में अगर शॉर्ट में बताऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। बस उसमें क्या करना है कि मैं भी बता दूंगा बीच में हालांकि, और आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि उसको शॉर्ट हम कैसे करें, है ना। शॉर्ट करने का तरीके भी हैं, उसमें जो इधर उधर की चीजें रहती हैं वो छोड़ दो, जो कीवर्ड है, की पॉइंट्स है, उनको आपको पकड़ लेना है, उनका अर्थ लिख देना है, उनको मिला करके, है ना। क्योंकि डायरेक्ट में आपको अगर छोटा अर्थ बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अगर उसको समझना है तो पहले उसका थोड़ा सा बड़ा अर्थ आपको समझना पड़ेगा, बड़ी डेफिनेशन समझना पड़ेगी, और फिर उसमें जो मेन पॉइंट आते हैं, महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं, उनको आप ले लेंगे, उनको पकड़ लेंगे, और उसके आधार पर आप जो है उसका छोटा अर्थ लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको छोटा करके बताता हूँ, है ना, आप भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा है, समुदाय व्यक्तियों का तुलनात्मक रूप से एक बड़ा समूह है जिसमें हम की भावना के साथ जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में संगठित तौर पर निवास करते हैं और सामान्य जीवन का निर्वाह करते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं। ये इसका एक ब्रॉड मीनिंग हो गया, बड़ा अर्थ है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम छोड़ सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसे लग सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। अब तुलनात्मक रूप से बड़ा वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो हट जाएगा। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रहते हुए सामान्य जीवन जीता है, बस, है ना। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए सामान्य जीवन व्यतीत करता है और सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट करना है तो समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रहते हुए सामान्य जीवन जीता है, ये सामान्य जीवन का निर्वाह करता है, सामान्य जीवन व्यतीत करता है या अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये इसका और आधा हो गया, लगभग आधे वर्ड इसमें आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको सोचना है उसके बारे में, आप भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इसमें सारी चीजें आ गई, जैसे इसमें लिख दिया मैंने तुलनात्मक रूप से एक बड़ा समूह है ना। अब बड़ा समूह है ये लिखने की जरूरत नहीं है, व्यक्तियों का समूह है, ये भी, इससे भी काम चल जाएगा। फिर इसमें हम की भावना, सामुदायिक भावना भी लिखी हुई है। अब दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही आपको लिखना है, तो उससे भी कम हो जाएगा, है ना। के साथ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में संगठित तौर पर लिखा हुआ है, तो संगठित तौर पर लिखने की जरूरत नहीं है। सामुदायिक भावना है तो संगठित तौर पर तो रहते ही है ना, संगठित तौर पर निवास करता है और सामान्य जीवन का निर्वाह करता है। तो ऐसे आपको जो है उसको छोटा करके लिखना है, 2 लाइन में देखने का प्रयास करना। वैसे 3 लाइन उसमें मिल रही हैं, लेकिन आपको 2 लाइन में उसको लिखने का प्रयास करना है। और इसमें एग्जाम्पल आपको देना, 2 लाइन में लिखें, और एक जो तीसरी लाइन आपको मिलेगी उसमें एग्जाम्पल लिख देंगे, है ना। सभी में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल रहते हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल देना है, तब वो चीज आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा। अर्थ लिख लेंगे आप लोग, चाहे तो लिख लें, मैंने जो बताए हैं 2-3 तरीके से अर्थ बताए हैं उसके, है ना। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना या सामुदायिक भावना के साथ निवास करता हुआ एक सामान्य जीवन जीता है, बस हो गया। इससे लगभग आधा मैटर हो जाएगा इसमें, जो मैंने इसमें लिखा है इसमें आधा मैटर में आप जो है अर्थ लिख सकते हैं। और एक उसमें फिर नीचे उदाहरण दे देंगे, उदाहरण या उदाहरण के लिए नहीं लिखा जाता, उदाहरण स्वरूप, बहुत सारे वर्ड उसमें यूज होते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप, है ना, ये ना लिख के जैसे लिख दो, जैसे जनजाति समूह है ना, ग्रामीण क्षेत्र का पड़ोस या आदिवासी समूह का पड़ोस या कोई बंदी गृह, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई 1 या 2 एग्जाम्पल उसमें हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 2 नंबर के हिसाब से अर्थ पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर? आगे बढ़े।
यहाँ पर एग्जाम्पल एक्चुअली अभी नई स्लाइड आएगी तो उसमें एग्जाम्पल मैंने बाद में कराया था, तो एग्जाम्पल जरूर लिख दें उसमें, है ना। एग्जाम्पल आपको लिखना है, ये है जनजाति, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा, उदाहरण को लेकर के अलग से मैं डिस्कस करूंगा। कब करूंगा? जब हम इसके लक्षण पढ़ लेंगे तब, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई जनजातीय समूह है या ग्रामीण क्षेत्र का पड़ोस क्यों समुदाय है ना। तो उस पर हम बात कब करेंगे? जब हम इसके आधार पढ़ लेंगे और इसके लक्षण पढ़ लेंगे। एक गांव को समुदाय की संज्ञा दी जाती है। गांव तथा आदिम समूह का पड़ोस, नगरीय क्षेत्र का पड़ोस जो है इसमें नहीं आता है, समुदाय में सम्मिलित नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्र में जो पड़ोस होता है, आदिम समूह में जो पड़ोस होता है, उसको हम समुदाय की संज्ञा देते हैं। बंदी गृह, या जेल, प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने जो है बंदी गृह या जेल को समुदाय का उदाहरण माना है ना। तो यहाँ पर आप इनका उल्लेख भी कर सकते हैं। मैकाइवर द्वारा जो है बंदी गृह या जेल को समुदाय की संज्ञा उन्होंने दी है, इसका एग्जाम्पल उन्होंने माना है, बताया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको वहां पर देना, एक या दो एग्जाम्पल लिखेंगे जब आपको वहां पर लिखना रहेगा क्वेश्चन आंसर। अब यहां पर मैंने समुदाय के आधार तत्व बताए ना। एक समुदाय कहलाने के लिए कुछ उसमें तत्व होना जरूरी है, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व जरूरी होते हैं। अगर ये 3 तत्व हैं किसी में तो उसको हम समुदाय की संज्ञा देते हैं, है ना। और ये तीनों तत्व जो है लक्षण में भी आ जाते हैं, तीनों तत्व जो है डेफिनेशन में भी आते हैं। चीजें तो वही हैं सब, उन्हीं को जो है लिखते रहते हैं, ठीक है ना। तीनों तत्वों को हमने जो है डेफिनेशन में लिखा है, तीनों तत्व आधार में आ जाएंगे, तीनों तत्व लक्षण में आ जाएंगे। दूसरी चीजें आप लाओगे कहां से? दूसरी चीजें है ही नहीं ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो तत्व इसमें पाया जाता है वो है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्संस। व्यक्तियों का जो समूह है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आवश्यक तत्व है। तीनों का एक क्रम है, एक्चुअली 3 एक सीक्वेंस में है। व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, और फिर सामुदायिक भावना आती है ना। एक क्रम में जो है, एक सीक्वेंस में इनको हम लिखते हैं। देखो आप आगे देखेंगे तो एक सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। इनकी इंग्लिश आगे जब मैंने लक्षण लिखे तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये व्यक्तियों का बड़ा समूह यानी बिग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डिफाइनाइट ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। तो ये इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसको आप लिख लेना। तो 3 ये तत्व हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इन तीनों तत्वों के कारण ही जो है किसी को हम समुदाय की संज्ञा देते हैं, ठीक है। किसी समूह को समुदाय की संज्ञा कब देंगे? जब इसमें 3 जरूरी तत्व पाए जाएं, ठीक है। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? तो व्यक्तियों का समूह, है ना। और फिर इसके बाद आता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, फिर आती है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना के अंतर्गत फिर ये 3 चीजें आती हैं। सामुदायिक भावना के आधार पर जो है 3 ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। हम की भावना, इसमें इन्वर्ट कोमा लगता है, हम की भावना की अभिव्यक्ति होती है ना। दायित्व निर्वाह की भावना आती है सामुदायिक भावना के आधार पर, है ना।
दायित्व निर्वाह की भावना मतलब समुदाय के लिए, अपने समूह के लिए कुछ ड्यूटी का निर्वहन जो है समुदाय का सदस्य करता है। तो ये भावना उसमें कब आती है? जब सामुदायिक भावना होती है ना। अपने समुदाय के लिए कुछ करना, अपने समुदाय के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना, कुछ योगदान देना, तो वो कब आती है? दायित्व निर्वाह की भावना सामुदायिक भावना से आती है। निर्भरता की भावना मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहना, है ना, डिपेंड रहना, है ना। तो डिपेंड रहने की जो भावना है वो भी सामुदायिक भावना से जुड़ी हुई है ना। तो सामुदायिक भावना की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें जरूरी होती हैं, है ना। हम की भावना इसी से आती है। दायित्व के निर्वाह की भावना, दायित्व के निर्वाह मतलब किसके लिए? समुदाय के लिए। समुदाय का हर सदस्य अगर उसमें सामुदायिकता की भावना है तो वो समुदाय के लिए कुछ करने की सोचता है, कुछ करता है। वो सोचता है कि भाई मैं समुदाय के लिए कुछ करूं, समुदाय के लिए कुछ योगदान करूं, कंट्रीब्यूशन करूं। और फिर निर्भरता की भावना भी यहीं से आती है। हर समुदाय का हर सदस्य दूसरों पर निर्भर रहता है, ऐसा वो महसूस करता है। तो ये चीजें जो है आप आधार तत्व में लिख सकते हैं। ये डायग्राम भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर आवश्यक तत्व जो है ये 3, इनको मैंने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है ना। व्यक्तियों का जो समूह है, बिना व्यक्तियों के समूह के यानी बिना व्यक्ति के समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति नहीं तो समुदाय नहीं, है ना। तो इसलिए सबसे पहले इसको रखा गया है। हर समुदाय के लिए व्यक्ति का होना जरूरी है। व्यक्ति नहीं है तो पशुओं का समुदाय तो होता नहीं है ना। समुदाय तो व्यक्तियों का होगा, है ना। पशु मिलकर समुदाय नहीं बना सकते, है ना। तो बिना समुदाय, बिना व्यक्ति के समुदाय नहीं हो सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तियों का समूह जो है सबसे आवश्यक तत्व है, सबसे मेन तत्व है, जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो है ये दूसरा आवश्यक तत्व माना जाता है। इसको ज्यादातर विद्वानों ने आवश्यक तत्व माना है। अधिकांश जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण तत्व माना, एक आवश्यक तत्व माना है। उसमें अभी हम आगे मैकआवर तथा पेज ने जो है कुछ जरूरी तत्व बताए हैं, लक्षण बताए हैं, 4 लक्षण, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें मैकआवर पेज आते हैं, इसमें बोगार्ट्स आते हैं, है ना। इसको जो है किसने किसने आवश्यक तत्व बताया है या मुख्य लक्षण बताया है, उसमें क्या क्या नाम है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग है ना, 2 नाम है ये, है ना। मैकआवर तथा पेज, है ना। पेज ये वाला पेज नहीं है जो लिखते हैं, बोगार्ट्स। उन्होंने एक्चुअली डेफिनेशन भी ऐसी दी है, जो समुदाय की डेफिनेशन दी है। उन्होंने ये बोला है कि समुदाय जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रहने वाला एक समूह है, सामाजिक समूह है। इस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया है। फ्रेजर ने केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को ही ज्यादा हाईलाइट किया है। फ्रेजर, इन्होंने केवल ये कहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समाज समुदाय है ना। इन्होंने जो है केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समाज समुदाय है, बस ये इनकी डेफिनेशन है ना। तो आपको भी एक डेफिनेशन, छोटी डेफिनेशन ऐसे तैयार करके रखना है। और दूसरा इसलिए तैयार करके रखना है, कभी जो है वो वही पूछ लेते हैं कि किसकी डेफिनेशन है, ये भी समस्या आती है ना। तो आपको जो है उसके कुछ पॉइंट पकड़ लेना है कि इन्होंने इसको ज्यादा हाईलाइट किया है, ठीक है। जैसे बोगार्ट्स ने 2 चीजें खास बताई हैं, एक तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना। उन्होंने कहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाला जो व्यक्ति सामाजिक समूह है वो समुदाय है। ये बोगार्ट्स की डेफिनेशन। फ्रेजर ने कहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समाज समुदाय है। इस तरह से उन्होंने बताया, ठीक है। इसके बाद ऑकबर्न तथा निमकाव, ऑकबर्न
ये भी अलग अलग है लेकिन नाम एक साथ आते हैं। ऑकवर्ड निम्काफ एक साथ आते हैं, माइकाबर पेज एक साथ आते हैं, है ना। तो कंफ्यूजन होता है कि एक है कि दो है। तो इन्होंने जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को सबसे बड़ा जरूरी तत्व समुदाय के लिए बताया है, क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह करके ही व्यक्तियों में सामुदायिक भावना जागृत होती है। एक साथ अगर एक ही भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो उनमें सामुदायिक भावना नहीं जागृत हो सकती है। दूर दूर रह रहे हैं तो उनका उतना मेल जोल नहीं होगा, उनके बीच उतनी अंतःक्रिया नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं होता है ना। तो ऐसी स्थिति में उनके बीच सामुदायिक भावना नहीं जागृत हो सकती है। तो एक मैंने क्या बताया, एक क्रम है, व्यक्ति जरूरी है, फिर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास उनका जरूरी है, और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने के बाद उनमें सामुदायिक भावना आती है, हम की भावना आती है, दायित्व के निर्वाह की भावना आती है, निर्भरता की भावना आती है। इसी से जुड़े हुए 3 पॉइंट मैंने अभी बताए हैं, ठीक है। सामुदायिक भावना फिर तीसरा पॉइंट आता है। सामुदायिक भावना से क्या है, व्यक्ति में एक दूसरे के बीच जो है सहयोगात्मक व्यवहार का सृजन होता है ना, सहयोग करने की भावना आती है। और मैंने बताया कि एक समुदाय के प्रति जो है कुछ करने की भावना आती है, कुछ योगदान करने की भावना आती है, समुदाय के लिए कुछ करे। ये जो है कैसे आएगी, जब उनमें सामुदायिक भावना होगी, एक दूसरे के प्रति जो है परस्पर प्रेम, सहयोगात्मक रवैया, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सामुदायिक भावना के जरिए ही आती है। तो ये 3 तत्व जो है जिसमें है, उसी को हम कहते हैं समुदाय, है ना। समुदाय के लिए आवश्यक जो 3 तत्व हैं वो ये माने जाते हैं, और लगभग जितने भी विचारक हैं उन सभी ने इनको जरूरी माना है। मैकाइवर पेज ने एक पॉइंट इसमें और जोड़ दिया है, सामान्य जीवन। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने 4 खास तत्व बताए हैं समुदाय के लिए, समुदाय को कहलाने के लिए। 3 के अलावा सामान्य जीवन करके एक पॉइंट उन्होंने दिया है मैकाइवर पेज ने। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बन जाएंगे। किसी विचारक का नाम दे दिया, उसने बोल दिया कि इस विचारक ने समुदाय के लिए कौन सा आवश्यक तत्व बताया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये टफ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन भी आगे आ सकते हैं, उनकी संभावना भी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हो सकता है समुदाय पर, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे बोलेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो बोल ही नहीं सकते, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में थोड़ी, वो तो बहुत अलग अलग वास करते हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इसमें 3-4 जो तत्व हैं वो होना जरूरी है, तभी उसको हम जो है समुदाय। मैंने बताया नगरीय क्षेत्र का जो पड़ोस होता है उसको हम समुदाय नहीं बोलते हैं। नगरीय क्षेत्र में जो पड़ोस होता है, शहरों में जो लोग रहते हैं, आप पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को ही नहीं जानते हैं, सालों गुजर जाते हैं, बात नहीं होती है ना। 1 साल जो है हो जाती है और कई पता नहीं रहता कि पड़ोस में कौन रह रहा है ना। तो अब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो है, लेकिन सामुदायिक भावना नहीं है, सामान्य जीवन नहीं होता है, उनका जीवन अलग अलग रहता है ना। किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास, बेचारे के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है और रह रहा है बगल में। तो जीवन जो है, मतलब उसकी जो लाइफ होती है वो अलग रहती है ना। गांव में जो पड़ोस रहता है उसमें ज्यादातर जो लाइफ होती है वो लगभग समान रहती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत तो अंतर होता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना। जैसे एक के पास मोटरसाइकिल है तो एक पास बैलगाड़ी है ना। हालांकि अब बैलगाड़ी नहीं है, बंद हो गई है, साइकिल है ना। या किसी के पास 2 मोटरसाइकिल है तो किसी के पास 1 मोटरसाइकिल तो है। तो मतलब बहुत अंतर नहीं है जीवन में, मतलब लाइफ जो है वो लगभग समान रहती है। तो गांव का जो पड़ोस है या जो आदिवासी समुदाय है उनका जो पड़ोस है उसको हम समुदाय कहते हैं। नगरीय क्षेत्र के पड़ोस को समुदाय नहीं कह सकते। तो इस पर हम और जो लक्षण पढ़ लेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को समुदाय के बारे में। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं लक्षण के, और अलग अलग विद्वानों ने
इन लक्षण को महत्वपूर्ण माना है। स्वतः विकास, अभी हम आगे समुदाय और समाज में अंतर भी पढ़ेंगे तो और ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या दोनों का कॉन्सेप्ट है। समुदाय की एक खास विशेषता ये है कि ये स्वतः विकसित हो जाता है। स्वतः विकसित कैसे होता है? जब लंबे समय तक व्यक्ति जो है एक साथ रहते हैं तो धीरे धीरे जो है उनमें संबंध डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और उनके बीच सामुदायिकता की भावना, हम की भावना आ जाती है। इससे जो है समुदाय डेवलप हो जाता है ना। तो स्वतः इसका विकास होता है। व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होता है, ये हमने आधार में ही पढ़ा। मैंने आपको बताया कि 3 जो आधार हैं वो 3 लक्षण में भी आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बड़ा समूह होता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समुदाय में बहुत सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, नॉर्मली बड़ा होता है ना। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि बड़ा ही होगा। समुदाय छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। जैसे पड़ोस आप देखो तो पड़ोस छोटा होता है। एक जनजातीय समुदाय बड़ा होता है, गांव एक बड़ा होता है। तो हर कैटेगरी के समुदाय होते हैं, लेकिन ज्यादातर समुदाय जो होते हैं वो बड़े होते हैं। व्यक्तियों का समूह है, इसलिए मूर्त संगठन कहा जाता है ना। मूर्त संगठन मतलब हम उसको देख सकते हैं ना। मूर्ति जो होती है ना, मूर्ति को हम देख लेते हैं, है ना। तो मूर्त संगठन मतलब ऐसा संगठन होता है जिसको हम देख सकते हैं। कोई भी चीज है उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है मूर्त संगठन। जैसे समाज है, समाज को मैंने थोड़ा सा बताया था स्टार्टिंग में। हालांकि समाज का टॉपिक ऐसे क्लियर दिया नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बताया था समाज के बारे में कि समाज जो है अमूर्त संगठन होता है ना। समाज कैसा होता है? अमूर्त संगठन होता है, जिसको हम देख नहीं सकते। वो एक्चुअली संबंध है। समाज क्या है? एक संबंध है। हमारे दूसरों के साथ जो संबंध है उसको हम बोल देते हैं समाज शास्त्र में समाज, ठीक है। लेकिन ये एक संगठन है। समुदाय जो है एक तरह का संगठन है, व्यक्तियों का समूह है जिसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको मूर्त संगठन कहा जाता है समुदाय को। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हम पढ़ ही चुके हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इनका निवास होता है ना, और उस क्षेत्र से उनकी भावनाएं जुड़ी रहती है। इसमें खास बात यह है कि जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं उस क्षेत्र से उनकी भावनाएं किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो क्षेत्र छोड़ें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि क्षेत्र जो उनका है वही रहेगा, जीवन भर वही रहता है। चेंज भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है समुदाय के अंदर कि क्षेत्र चेंज हो जाए, है ना। कब होगा ऐसा? जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, संकटकालीन परिस्थिति आ जाएगी, है ना, तब जो है उसको छोड़ा जाएगा। स्थायी रूप से हम बात कर रहे हैं। अस्थायी रूप से आना जाना तो खैर चलते ही रहता है ना। गतिशीलता जरूरी है, सामाजिक गतिशीलता जरूरी है, हमने पढ़ा है। लेकिन छोड़ने का मतलब यहाँ पर है स्थायी रूप से छोड़ना। स्थायी रूप से कब छोड़ा जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है ना, सूखा है, भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है, सुनामी है, और कोई कहीं पर फैक्ट्री मान लीजिए स्थापित हो रही है तो उनको विस्थापित किया जाता है लोगों को। तब ऐसी कंडीशन में ही जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र को वो त्यागते हैं, छोड़ते हैं स्थायी रूप से, है ना। नॉर्मली जो है उनका जो क्षेत्र होता है वो निश्चित रहता है, उसी क्षेत्र में वो निवास करते हुए अपनी जीवन की गतिविधियां संचालित करते हैं, और उस क्षेत्र से उनका एक विशेष लगाव बना रहता है। इसलिए छोड़ना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है सामुदायिकता की भावना। जैसे मैंने अभी बताया था कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने के कारण ही जो है जब लंबे समय तक व्यक्ति निवास करते हैं एक क्षेत्र में, तो उनके बीच धीरे धीरे जो है एक सामुदायिकता की भावना विकसित हो जाती है। सामुदायिकता की भावना विकसित होने का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने समुदाय के प्रति, अपने व्यक्तियों के प्रति एक लगाव पैदा हो जाता है, और इसी से जो है जैसे मैंने बताया उनमें हम की भावना आ जाती है। मैं की भावना और हम की भावना, मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं की भावना का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। हम की भावना मतलब होता है सभी के बारे में सोचना। जितने लोग साथ में हैं, समुदाय के जितने भी सदस्य हैं, जब सभी के बारे में हम सोचते हैं, सभी के हित के बारे में सोचते हैं, सभी की प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, तो उसको कहा जाता है हम की भावना।
ठीक है, जो सामुदायिकता की भावना से ही विकसित होती है। और इसी से मैंने और पॉइंट बताए हैं, समुदाय के प्रति कुछ दायित्व निर्वहन की भावना भी आ जाती है। व्यक्ति जो है, जब उसमें सामुदायिकता की भावना होती है तो वो जो है समुदाय के प्रति कुछ करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं समाज के लिए, समुदाय के लिए कुछ करूं, उसके हित में कुछ करूं। जो भी लोग ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनको मदद करने की भावना आती है कि मैं इनकी कुछ मदद करूं। इस तरह की भावना किससे विकसित होती है? सामुदायिकता की भावना से। और इसी मैंने बताया है, निर्भरता की भावना आती है, एक दूसरे पर व्यक्ति निर्भर हो जाते हैं कार्यों के लिए, ठीक है। सामान्य जीवन, ये 4 पॉइंट मैकआवर पेज ने बताए हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक तो व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिकता की भावना और सामान्य जीवन। सामान्य जीवन का मतलब जैसे मैंने बताया कि उनकी जो लाइफ होती है लगभग सिमिलर होती है, एक जैसी लाइफ होती है ना। उनका जो जीवन स्तर होता है, जीवन जीने का जो तरीका होता है, वो लगभग एक जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं सामान्य जीवन, है ना। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि लोग जो है एक के पास, जैसे मैंने बताया, एक के पास बड़ी बड़ी कारें हैं और एक बेचारा पैदल ही चल रहा है, तो वो एक जो अंतर होता है नगरीय क्षेत्र में, वो जो है सामुदायिक क्षेत्र में ऐसा अंतर देखने को कम मिलता है। इसके बाद नियमों की सामान्य व्यवस्था। नियमों की सामान्य व्यवस्था को एक मुख्य लक्षण मानने वाले एक समाजशास्त्री हुए हैं गिन्सबर्ग। इन्होंने कहा है कि नियमों की समान व्यवस्था किसी समुदाय का मुख्य लक्षण है ना। समाजशास्त्री गिन्सबर्ग हुए हैं, उन्होंने कहा है कि नियमों की जो व्यवस्था है, मतलब एक समुदाय में नियमों की व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि नियमों की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो समुदाय पर नियंत्रण, समुदाय के सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, जिससे जो है समुदाय बिखर जाएगा, समुदाय टूट जाएगा, है ना। तो समुदाय को एकजुट रखने के लिए, समुदाय के सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिए, समुदाय को नैतिक बनाए रखने के लिए नियमों की एक निश्चित व्यवस्था, एक सामान्य व्यवस्था होना जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। विशिष्ट नाम, एक पर्टिकुलर नाम होता है जिस नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। हर समुदाय का एक पर्टिकुलर नाम होता है और उस नाम से हम उस समुदाय को पहचानते हैं, जानते हैं, उसकी पहचान होती है। तो इसमें जैसे कोई नाम आप ऐसा लिख सकते हैं, भील समुदाय ऐसा लिख सकते हैं, ग्रामीण समुदाय, है ना, कोई भी ऐसा नाम पर्टिकुलर दे सकते हैं, ठीक है। तो हर समुदाय का कोई ना कोई नाम होता है जिससे उसको पहचान मिलती है और उसी नाम से उसको पहचाना जाता है, जाना जाता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद अनिवार्य सदस्यता। हर सदस्य, हर व्यक्ति जो है किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है और समुदाय का सदस्य होने के पीछे जो कारण होता है वो होता है उसकी जरूरतें, है ना। समुदाय जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है और ऐसा होना उसके लिए जरूरी हो जाता है। बिना किसी संगठन या समुदाय या समाज का सदस्य हुए बिना वो जो है अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। तो जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सदस्यता जरूरी हो जाती है। अंतर समुदाय, अंतर समुदाय का मतलब होता है एक समुदाय के अंदर समुदाय, उप समुदाय। एक समुदाय बड़ा समुदाय है, उसी के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे समुदाय होते हैं, अंतर समुदाय। और वो समुदाय सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर डिवाइड रहते हैं, बटे हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया भील समुदाय, तो भील जो समाज है, भील जो समुदाय है, उसमें कुछ उपजातियां हैं, तो वो जो है अंतर समुदाय हो जाएगा, है ना। भील जनजाति की उपजातियां, इसके उदाहरण लिख सकते हैं हम।
भिलाला है, बारेला, पाटलिया है ना, बहुत सारी है। तो इस तरीके से यह है अंतर समुदाय, यानी एक जो समुदाय है, बड़ा समुदाय है, उसी समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आधार पर विभिन्न उप समुदायों में बांट दिया जाता है। इसी को कहते हैं अंतर समुदाय, यानी एक समुदाय के अंदर अलग अलग उप समुदाय। अंतर्निर्भरता, अंतर्निर्भरता का मतलब यहाँ पर यह है आत्मनिर्भरता, सॉरी, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जो समुदाय होते हैं वो निर्भर होते हैं, मतलब उनको जो है किसी बाह्य संगठन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, अपनी जरूरतों को जो है खुद वो पूरा कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, हालांकि जब जरूरतें जब बढ़ जाती हैं तो फिर किसी बाह्य संगठन की भी जरूरत पड़ने लगती है ना। अगर जरूरतें कम हैं तो फिर उन जरूरतों को पूरा वो आसानी से खुद भी कर सकते हैं, खुद करते हैं। लेकिन जरूरतें बढ़ने के कारण निर्भरता भी बढ़ जाती है ना। हमें केवल दाल रोटी खाना है तो हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें जो है पनीर खाना है तो थोड़ा दिक्कत होगी, बाहर से बुलाना पड़ेगा ना, है ना। तो पनीर के लिए जो है निर्भरता जरूरी है और दाल रोटी के लिए नहीं है, या दाल रोटी के लिए जो है आप खुद मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आत्मनिर्भर होते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन जब आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो जो है इन्हें किसी दूसरे संगठन पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। तो ये इस तरीके से यहां तक ये हो जाता है। इसके आगे ये देखो वही निकला, तो इसमें मैंने, तुम देखो इसमें मैंने सही किया, ये इसमें सही नहीं किया उसने। इसके आगे है, इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैंने दिया था, वहाँ पर उसमें नहीं था, ये बाद में मैंने करवाया था, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। मैकाइवर ने जो है ये एग्जाम्पल दिया है, इसको जेल को समुदाय कहा है। ठीक है, ये तो हो गया था। इसमें भी वो गलत लिखा, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके आगे करना है ना, ये भी हो गया क्या? अच्छा, स्थायित्व, इसमें नया पॉइंट यहाँ पर आ गया ना। हाँ, ये स्थायित्व, परमानेंसी, स्थायित्व। समुदाय जो होते हैं ये स्थायी समूह होते हैं, मतलब इनमें अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता है। परिवर्तन बहुत रेयर केसेस में होते हैं। समुदाय के जो रीति रिवाज हैं, स्थायित्व का मतलब यहाँ पर समुदाय की जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनमें ज्यादातर स्थायित्व पाया जाता है। उनमें परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है ना। तो ये इस तरीके से खास लक्षण मैंने बताए हुए हैं। और इसके आगे जैसा मैंने पहले ही बताया है कि मैकाइवर जो महोदय हुए हैं, उन्होंने जो है समुदाय की ये विशेषताएं बताई हैं खास तौर से। तो अगर आपको 2 मार्क्स में ये पूछा जाए कि मैकाइवर ने समुदाय के लिए कौन कौन सी जरूरी लक्षण या विशेषताएं बताई हैं, तो ये खास लक्षण उन्होंने बताए हैं। व्यक्तियों का एक समूह है, निश्चित भूभाग में निवास रहता है, सामुदायिक भावना और सामान्य जीवन जो है वो जीते हैं। तो ये खास तत्व, खास लक्षण, खास विशेषताएं मैकाइवर महोदय द्वारा बताई गई हैं, जो बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए, है ना। अब देखिए, मैं थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन कर दूं। जैसे जाति को, कई लोग जो है जाति को भी एक समुदाय की संज्ञा देते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्या जाति एक समुदाय है? व्याख्या कीजिए। कभी टफ क्वेश्चन आए तब की बात है, हालांकि अभी ऐसे क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अभी पहला एग्जाम है, 1-2 एग्जाम होंगे,
फिर ये क्वेश्चन आगे पूछेंगे, पूछना स्टार्ट करेंगे। अभी पूछने की संभावना कम है, लेकिन कभी आ जाए, अब ऐसा नहीं कह सकती कि आएगा ही नहीं, आ सकता है ना। जाति एक्चुअली एक टॉपिक भी होता है सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक भी है जाति वर्ग, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो। जाति तथा वर्ग करके एक टॉपिक भी आता है, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम जाति को समुदाय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जाति भी एक समुदाय है, लेकिन जाति को समुदाय नहीं मान सकते, क्योंकि जाति में ये चारों तत्व मौजूद नहीं। जाति के अंतर्गत केवल एक ही तत्व है, सामुदायिकता की भावना। मतलब आपको उस चीज का खंडन करना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा कि जाति एक समुदाय क्यों नहीं है ना। जाति समुदाय इसलिए नहीं है क्योंकि जाति में केवल एक ही तत्व पाया जाता है, वो है सामुदायिकता की भावना, बाकी तत्व नहीं है। हाँ, एक और कह सकते हैं व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति तो खैर है ना, लेकिन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामान्य जीवन ये उसमें नहीं है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें दो तत्व ही हैं केवल। चारों तत्व का होना किसी भी संगठन को, किसी भी समूह को समुदाय कहलाने के लिए जरूरी है, जो मैकइवर ने बताए हैं, मैकइवर पेज ने बताए हैं। तो जाति के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, जाति, ऐसा क्वेश्चन है, क्या जाति एक समुदाय है? व्याख्या कीजिए। ये तो आपको ये बताना है कि जाति व्यक्तियों का समूह है, और जाति के जो सदस्य होते हैं उसमें सामुदायिकता की भावना होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। एक ही जाति के लोग जो हैं उनमें यूनिटी नहीं है, उनमें एकता की भावना नहीं है, पारस्परिकता की भावना नहीं है, एक ही जाति के लोग में झगड़े होते हैं, है ना। तो सामुदायिकता की भावना चलो मान सकते हैं, लेकिन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास उनका नहीं होता है। अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जगह निवास करते हैं, दूसरे क्षेत्र में निवास करते हैं, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। और दूसरा, सामान्य जीवन नहीं है। एक ही जाति के लोगों की जो जीवन होता है, लोगों की जो लाइफ होती है, बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है। ठीक है, तो इस आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि जाति जो है उसमें समुदाय के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनमें केवल दो ही तत्व विद्यमान है ना, दो तत्व विद्यमान है, जबकि दो तत्व यानी जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, सामान्य जीवन, ये विद्यमान नहीं है। इसलिए हम जाति को एक समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जनजाति एक समुदाय है तथा जाति एक समूह है, इस कथन को समझाइए, है ना। ये नए नए क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। अब एग्जामिनर ने कभी ऐसा वीडियो देख लिया तो हो सकता है दे दे, है ना। एग्जामिनर का मेरा वीडियो देख लिया, उसने सुन लिया कि देखो ऐसा क्वेश्चन वो बता रहे हैं, तो वो रख देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसे बता देंगे फिर मेरी जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें कुछ टॉपिक दिए और वो अगले सिलेबस में आ गए, तो कभी कभी ऐसी दिक्कत भी हो जाती है। ठीक है, तो जनजाति एक समुदाय है और जाति एक समूह है, इस कथन को समझाइए। हालांकि समूह आपके सिलेबस में नहीं है, समूह भी एक टॉपिक है, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह करके एक टॉपिक आता है सोशियोलॉजी में, लेकिन आपके सिलेबस समूह नहीं है। आपके सिलेबस में तीन ही के दिए, समुदाय, संस्था और संघ, तीन ही है टॉपिक। वैसे इसमें समूह भी आता है, समाज भी आता है, 4-5 चीजें हैं इसमें मिलती जुलती, लेकिन आपको तीन ही टॉपिक पढ़ना है। तो जनजाति एक समुदाय क्यों है, उसमें चारों चीजें पाई जाती हैं, चारों का आपको एक्सप्लेन कर देना है ना। जो जनजाति होते हैं उनकी सबसे मेन वही होती है कि भाई व्यक्तियों का समूह तो खैर है, व्यक्तियों का समूह तो सभी है, भौगोलिक क्षेत्र रहता है उनका, पर्टिकुलर एक क्षेत्र में निवास करते हैं, सामुदायिकता की भावना तो बहुत ज्यादा होती है, कूट कूट कर भरी रहती है ना। और सामान्य जीवन भी सामान्य रहता है, सब एक जैसे
उनका स्टैंडर्ड होता है, जीवन स्तर होता है ना। तो इस तरीके से हम जनजाति को ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं, जनजाति एक समुदाय है। अब यहाँ पर आती है बात कि मैंने भी जैसे जिक्र किया था कि ग्रामीण क्षेत्र का पड़ोस समुदाय, जबकि नगरीय क्षेत्र के पड़ोस को समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते। एक ये भी क्वेश्चन है ना। ग्रामीण क्षेत्र के पड़ोस को समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन नगरीय क्षेत्र के पड़ोस को समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। उसमें भी वही चीज है, मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में पड़ोस जो रहते हैं सब एक दूसरे से परिचित रहते हैं, है ना, मिलना जुलना रोज ही रहता है ना, चिंता भी रहती है। अब चिंता वो दूसरे रूप में भी कभी कभी हो जाती है ना। चिंता ये रहती है कि ये ज्यादा प्रोग्रेस क्यों कर रहा है ना, उसके घर में ये ऐसा क्यों हुआ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। इस तरह की चिंताएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ज्यादा तो फ्री रहते हैं, ज्यादा काम रहता नहीं। तो ये ना खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो अब उनका दिमाग उसी में चलता है कि यार इसके यहाँ तो रोज यार मिठाइयाँ बट रही हैं, है ना, लड्डू बट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया, है ना। तो इस तरह की जो है, जो भी हो, मतलब मिलना जुलना सब रहता है। सामुदायिकता की भावना भी रहती है, ईर्ष्या की भावना भी रहती है, दोनों चीजें हैं, है ना। तो और जीवन भी लगभग सामान रहता है। लेकिन पड़ोस, अगर आप नगरीय क्षेत्र के पड़ोस को देखें, है ना, सिटी में तो मतलब बात भी नहीं होती है, सामुदायिकता की भावना तो बहुत दूर की बात है। बात हो जाए, महीनों में बात नहीं कभी कभी होती है, मिलना जुलना नहीं होता है, शहर में ये हालत है। जीवन बहुत अलग रहता है, अलग लाइफ है सबकी, है ना, बहुत डिफरेंट लाइफ होती है। तो निश्चित व्यक्तियों का समूह तो है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, वहीं पर रह रहे हैं पड़ोस में, लेकिन सामुदायिकता की भावना नहीं है और जीवन सामान नहीं है, बहुत डिफरेंट लाइफ होती है, सबकी अलग अलग लाइफ होती है। तो इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या नगरीय क्षेत्र का पड़ोस एक समुदाय है या उसको समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं, समझाइए। या ग्रामीण क्षेत्र या आदिवासी जो समुदाय है उनका पड़ोस समुदाय है, इसको समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं, समझाइए। तो इस तरीके से आपको जो है इनको आधार बता करके एक्सप्लेन करना है, कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आगे, अब मैंने यहाँ पर इसके प्रकार बताए हुए हैं, समुदाय के प्रकार। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी कभी रेयर केस में क्वेश्चन आता है तो आप प्रकार बता सकते हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है, ग्रामीण समुदाय, आदिवासी समुदाय और नगरीय समुदाय। रूरल, ट्राइब और अर्बन, 3 तरह के समुदाय इसमें बताए गए हैं। ग्रामीण समुदाय यानी विशुद्ध ग्रामीण समुदाय। विशुद्ध ग्रामीण समुदाय मतलब टोटली जो है वहां पर गांव की विशेषताएं पाई जाती है ना। विशुद्ध रूप में ग्रामीण समुदाय होता है, टोटली जो है वहां पर गांव की जितनी भी विशेषताएं होती है उनको पाया जाता है। मिश्रित ग्रामीण समुदाय, इसमें मिक्सअप चलता है, मिक्स चीजें रहती हैं। कुछ नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं और कुछ वहां पर ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं, तो उसको बोलते हैं मिश्रित। जैसे टाउन एरिया होते हैं, है ना, जैसे कस्बा होता है ना, कस्बा टाउन एरिया होता है, तो वहां पर जो मिक्सअप चलता है। जैसे हमारे पास में अगर देखें तो राऊ, इधर देखें तो सावेर, ये जो है इसी तरह के एरिया हैं। तो हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अगर वो राऊ का होगा या आसपास का होगा तो उसको अच्छा लगेगा। हमारे आगे एग्जाम्पल दिया है ना। जैसे मेरा सर उधर के हैं, महू के हैं, तो वो राऊ से मतलब जुड़ा हुआ है एरिया, तो उनको लगे क्या अच्छा लिखा है, देखो नाम लिखा है हमारे यहाँ, है ना। तो आ गया समझ में। विशुद्ध, मैंने एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ वो पंचायत नगर पंचायत पढ़ाते हैं, तो नगर पंचायत जैसे ही है, मैंने एक इसकी डेफिनेशन बताई थी। नगर जो पंचायत होती है वो संक्रमणशील क्षेत्र में मतलब होता है, वो संक्रमणशील जो क्षेत्र होते हैं, ट्रांजिशनल एरिया, वहां पर नगर पंचायत स्थापित की जाती है। तो मैंने संक्रमणशील क्षेत्र की डेफिनेशन एक बनाई थी कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर गोबर की खुशबू होती है और एशियन पेंट की चमक होती है।
मतलब संवेदनशील क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर गांव की भी विशेषता है और नगरों की भी विशेषता होती है, मतलब गांव नगर दोनों का मिक्सअप है वो, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया, संवेदनशील क्षेत्र। तो मैंने उसको ऐसे डिफाइन किया कि गोबर भी होता है, गोबर की खुशबू रहती है और पेंट की चमक भी दिखाई देती है, चमक धमक भी होती है। तो गोबर मतलब गांव और पेंट यानी शहर, तो दोनों की विशेषताएं जहां पर हो वो संवेदनशील क्षेत्र। वही चीज ये है, देखो मिक्स जो है ना, वही चीज इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये टाउन एरिया होते हैं, ये संवेदनशील क्षेत्र कहे जाते हैं अगर हम संविधान की लैंग्वेज में देखें तो, और यहाँ पर नगर पंचायतों की स्थापना की जाती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। आदिम समुदाय आखेटक एवं खाद्य संकलन करने वाले समुदाय, इसमें अगर एग्जाम्पल आप देना चाहें तो आखेटक पारधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपके जनजातियों में इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ा होगा। आखेटक पारधी जनजाति है ये, इसको आखेटक पारधी बोलते हैं क्योंकि आखेट का काम करती है। आखेट यानी शिकार करना, हंटिंग, है ना, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग इंग्लिश में कहते हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। और आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। तो ऐसी जनजातियां जो शिकार करने का काम करती हैं वो जो है इसके अंतर्गत आएंगी। हमारे मध्य प्रदेश में आखेटक पारधी मेरे ख्याल से सीहोर रायसेन में निवास करती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मुझे तो बहुत समय हो गया पढ़े हुए चीजें। तो आखेटक पारधी जो है इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। पशुपालक, पशुपालक में टोडा का उदाहरण हम दे सकते हैं, टोडा समुदाय है, टोडा समुदाय। नीलगिरी जो पहाड़ी है तमिलनाडु कर्नाटक में है ये पहाड़ी, तो वहां पर जो समुदाय निवास करता है उसको टोडा बोला जाता है। और ये भैंस पालन का काम करती है, इसकी संस्कृति को बोलते हैं भैंस संस्कृति, है ना, भैंस पालती है और भैंस को ही वो अपना टोटा मानते हैं और उसी से अपनी आजीविका ये लोग चलाते हैं, टोडा समुदाय पशुपालन। कृषक में तो बहुत सारे हैं, कृषक में हमारे यहाँ पर जैसे गोंड है, भील हैं, झारखंड में संथाल हैं, मुंडा हो, उरांव, ये सब जो है कृषक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उपनगरीय समुदाय, छोटे जो नगर हैं, छोटे नगर उपनगरीय समुदाय हो गए, जैसे उज्जैन आप बता सकते हैं, उज्जैन में जो लोग रहते हैं। औद्योगिक नगरी जैसे पीथमपुर आप लिख सकते हैं, औद्योगिक नगरी समुदाय पीथमपुर एरिया हो गया। महानगरी इंदौरी है, इंदौर भोपाल। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग समुदायों के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये इसके प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर समाज और समुदाय के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है। समाज और समुदाय में अंतर किस तरह से हम बता सकते हैं। हालांकि समाज ऐसा क्लियर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो रेयर केस में मैंने ये लिखा हुआ है कि कभी अगर आ गया तो आपसे बन जाएगा। समाज और समुदाय में अंतर। समाज के बारे में मैंने बताया था कि समाज जो है, जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, है ना, और उन संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है ना। हमारा किसी के साथ जो संबंध है वो जो है समाज है। यानी समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है, लेकिन समाज क्या है, व्यक्तियों के बीच जो संबंध बनते हैं, स्थापित होते हैं, उन संबंधों की जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं समाज। मैंने आप लोगों को उस समय मैकआइवर तथा पेज की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन कभी पूछ भी सकता है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। वेब इंग्लिश में बोलते हैं, जाल यानी वेब, सामाजिक संबंधों का जाल जो है उन्होंने बताया है समाज को। तो क्लियर हुआ ये पहला पॉइंट परिभाषा जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं
समाज, ये पहला पॉइंट मैंने अंतर का दिया है और इसका आधार है डेफिनेशन, परिभाषा। लेकिन समुदाय में व्यक्ति पाए जाते हैं, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उसका आधार बताया है, उसका लक्षण बताया है। ये सब वही चीजें हैं, उसमें कुछ भी अलग आपको नहीं मिलेगा, है ना, कोई अलग पॉइंट नहीं है, सब चीजें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एक बार उनको अच्छे से देख लेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर रेयर केस में क्वेश्चन आ गया, जैसे आने की संभावना कमी है, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आपसे बन जाए। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि संबंध है, लोगों का समूह नहीं है तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी नहीं है समाज में। लेकिन समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए एक भूभाग, निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, तभी जो है हम उसको समुदाय कहेंगे। वहां पर अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर अनिवार्य नहीं है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन समुदाय के लिए अनिवार्य है। मूर्त अमूर्त क्लियर ही है ना। अभी मैंने बताया था कि समाज चूंकि संबंधों की व्यवस्था है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, ना ही उसको हम छू सकते हैं। लेकिन समुदाय जो है व्यक्तियों का चूंकि समूह है, इसलिए वो मूर्त है ना। तो समाज अमूर्त है और समुदाय मूर्त है। हम की भावना, ये भी हमने पढ़ा है, हम की भावना का अभाव समाज में है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है, हम की भावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, हम की भावना का होना आवश्यक नहीं है, लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हम की भावना का होना आवश्यक नहीं है, ये ज्यादा सही सेंटेंस लगेगा। का होना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं है, नहीं। और यहां पर जरूरी माना जाता है, हम की भावना आवश्यक है। है ना, ये ठीक हो गया। ये 4 पॉइंट इसमें मैंने बताए हैं। इसके आगे अगर देखें तो 3 पॉइंट और हैं इसमें। इसका स्वरूप जो है समाज का विस्तृत धारणा है ना। समाज जो है सबसे विस्तृत होती है, जितने भी हम ये संगठन पढ़ते हैं, समाज है, समुदाय है, समिति है, संस्था है, समूह है, इनमें समाज को सबसे विस्तृत बताया गया है, मूल धारणा बताया गया है समाज को। तो इसका जो स्वरूप होता है वो बहुत ज्यादा विस्तृत माना जाता है, और इसका स्वरूप इसकी तुलना में कम विस्तृत है। ये भी विस्तृत है, लेकिन स्वरूप इसका समाज की तुलना में विस्तृत कम है। परस्पर के संबंध देखें तो एक समाज में अनेक समुदाय हो सकते हैं, है ना। जैसे हम कहें हिंदू समाज, हिंदू एक समाज, ठीक है। तो हिंदू समाज में अलग अलग समुदाय हो सकते हैं। जैसे हम जनजाति समुदाय का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ग्रामीण समाज इसमें आ गए, है ना। ये समाज है, देखो ऐसे हम इसको बता सकते हैं, ये समाज। फिर इसके अंदर बहुत सारे समुदाय आ सकते हैं, ऐसा। समझा। समाज चूंकि बड़ा है, उस समाज के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे समुदाय हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हिंदू एक समाज है, और हिंदू समाज के अंतर्गत अलग अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग उसमें निवास करते हैं। तो ये सारे समुदाय हम इनको मान सकते हैं। रीति रिवाजों में समाज अगर हम देखें तो वहां पर अंतर होता है,
और समुदाय में रीति रिवाज लगभग समान होते हैं, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये मेरे ख्याल से इतना ही है, हाँ ये है, बस इतना हो गया। तो ये इस तरह से समुदाय वाला टॉपिक आप लोगों का आज पूरा हो जाता है और कल हम इसमें आगे संस्था पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। संस्था है, फिर संघ यानी एसोसिएशन के बारे में है और इनके बीच फिर अंतर भी, सभी के बीच अंतर करना है। जैसे भी समुदाय हमने पढ़ लिया तो समुदाय और संस्था के बीच अंतर आएगा, फिर आगे हम संघ पढ़ेंगे तो संस्था और संघ के बीच अंतर हमें करना होता है। तो ये सभी के बीच अंतर करके हमें देखना है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अंतर अगर पूछेगा तो संस्था और संघ में अंतर ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंतर अगर क्वेश्चन हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतर है जो आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है कि आ भी जाए, वो है इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन। संस्था तथा संघ में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया है पहले, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए जब सब्जेक्ट हुआ करता तब की बात कर रहा हूँ।